देश में कितनी फीसदी परिवार घर चलाने लायक भी नहीं कमाते हैं? अब यह चिंताजनक है। अब यह देखिए, जो चिंताजनक है यहां पर 7% लोग इस देश में घर चलाने लायक भी नहीं कमाते हैं। यह सवाल आप देखते रहिए और यह जवाब है। 93% लोग कमाते हैं घर चलाने लायक। अब यह 7% चिंता का विषय है। कितना भी हो, 1% भी हो तो भी चिंता का विषय है। लेकिन अब अगला सवाल, पिछले 5 साल में भारतीय परिवारों की आर्थिक स्थिति कैसी रही है? अब यह देखने वाली बात है, 5 साल में क्या हाल रहा है। पिछले 5 साल में भारतीय परिवारों की आर्थिक स्थिति, क्योंकि 2 साल तो इसमें 2 से 3 साल तो मैं कोविड का भी ले रहा हूं। जवाब दिखाइए जरा। जवाब जो है हमारे पास वो हमारे सामने ये है। पहले से बेहतर 30%, पहले जैसी 54%। कोविड का साल निकल चुका है। पहले से खराब 16%। अब ये जो 16 और 54 है, ये मिलाकर 70% होता है। ये चिंताजनक खबर है। सीधे अंशुमन सर ये बताइए। इस आंकड़े से हमको एक बात महत्वपूर्ण पता चलती है कि पिछले 5 साल के दौरान औसतन लोगों की जिंदगी में, उनके जीवन स्तर में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। हालांकि इसमें एक बड़ा हिस्सा कोविड का भी था, लेकिन अगर आप इनकम में बढ़ोतरी का आंकड़ा देखें पूरे साल दर साल के हिसाब से, क्योंकि पिछले साल के सर्वे से हमने इसको कंपेयर किया था, सवाल हमने पिछले साल भी पूछा था, उससे ये समझ में आ रहा है कि महंगाई का एक बड़ा असर लोगों के जीवन पर पड़ा है, जिसे हम आगे लोगों के खर्च के जब आंकड़ों में जाएंगे तब और बेहतर ढंग से समझेंगे कि लोगों की आय तो बढ़ी पिछले साल, पर उनका जीवन स्तर बेहतर नहीं हुआ, क्योंकि महंगाई ने की जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा निकाल लिया और उसका असर उनकी बचत पर भी पड़ा, जिसे हम आगे जाने। ये जो एक आप जो बता रहे हैं, मैं क्विक रिएक्शन यहां पर अब जो हमारे खास मेहमान हैं उनसे मैं लेना शुरू करता हूं। पहले पॉलिटिकल रिएक्शन, फिर उसके बाद इकोनॉमिक रिएक्शन में लूंगा। प्रेम जी, सवाल खड़ा ये होता है, देखिए एवरेज इनकम बढ़ गई, इसके लिए आपको बधाई। लेकिन ये जो आंकड़ा जो मैं नीचे दिखा रहा हूं अभी जरा फिर से उसको प्ले ऑन करिए। जो वो 70% का आंकड़ा है, ये वाला 5 साल में भारतीय परिवारों की आर्थिक स्थिति कैसी रही? पहले जैसी 54%, पहले से खराब 16%। तो अगर इन दोनों को मैं कंबाइन करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि इनकम डिस्पैरिटीज बढ़ गई हैं। आपका टेक सर? देखिए 54% और 30% कंबाइन क्यों नहीं करते? 30% की बेहतर हुई, 54% उसी तरह है, सिर्फ 16% जो है नीचे की तरफ है। हालांकि ये 16% भी बड़ा आंकड़ा, उसको भी बेहतर होना चाहिए, लेकिन 54 और 30 भी क्लब किया जा सकता है। ठीक है। तो 30% लोगों का जीवन स्तर बेहतर हुआ है, 16% का भी जीवन स्तर जो है नीचे की तरफ गया है। और ये पहली सरकार है जिसने जो है 5 वर्षों में 16.5 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। तो निश्चित और आय जो है कोविड के बाद, जब पूरी दुनिया में जो है आय घटी है, पूरी दुनिया में स्थिति बुरी है, उस स्थिति में अगर 30% लोगों की का जीवन स्तर बेहतर होता है और प्रति परिवार का आय बढ़ता है, कमाने वालों की संख्या बढ़ती है, तो ये सकारात्मक है। ठीक है, अब शार्प रिएक्शन था, इसके लिए शुक्रिया आपका। आलोक जी आपका टेक। देखिए, आपका सर्वे 115 डिस्ट्रिक्ट्स का है और हिंदुस्तान में लगभग 650 जिले, 1170 गांव आपने कवर किए हैं इसमें, जितना मैं समझ पाया हूँ। लगभग 6.5 लाख गांव हैं देश के अंदर। सबसे पहला तो यहीं पर पॉइंट आता है। और एवरेज जो इनकम आपने ली है वो 26,000 प्रति परिवार ली है। 4.2 का आपका सैंपल साइज है परिवार का। तो उस हिसाब से अगर आप पर कैपिटा इनकम पूरे साल की निकालें तो लगभग 75 से 80 हज़ार आती है। अंशुमन भाई, कहीं मेरी गलती हो तो आप ज़रूर ठीक कीजिएगा। तो ये 50% से भी 70% का जो पर कैपिटा इनकम का गैप आ रहा है, वो बहुत बड़ा आपके सर्वे और जो नेशनल आंकड़े हैं उनका मिसमैच है। दूसरा, एक राज्य अमीर है, एक राज्य गरीब है। वो खाई लगातार, जैसा कि निशांत जी ने बताई, वो बढ़ती चली जा रही है। वो पूरा देश देख रहा है। और इसके साथ साथ अब ये भी देखना होगा कि 5 साल पहले देश के ऊपर कितना कर्जा था और आज कितना कर्जा हो गया है। अगर 14 से कंपेयर करें तो 54 लाख करोड़ का कर्जा बढ़कर 205 लाख करोड़ हो गया है। अगर इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग, परचेजिंग पावर पैरिटी इंडेक्स के अकॉर्डिंग और कर्जा चढ़ने का अकॉर्डिंग देखें तो हालत यह है कि 80 से 90% लोगों की हालत खराब है आज। और उसके जीते जागते तमाम मैक्रो और माइक्रो इंडिकेटर्स हैं। पहला सबसे बड़ा है कि मॉल न्यूट्रिशन देश के अंदर लगातार बढ़ रहा है। रुपए की तुलना में डॉलर हमेशा मजबूत हो रहा है, रुपया गिरता चला जा रहा है। इन्फ्लेशन के लगातार बढ़ रही है। अनएम्प्लॉयमेंट जो अभी सीएमआई के आंकड़े आए हैं वो डबल डिजिट्स में चले गए हैं। मुझे लगता है कि डोमेस्टिक सेविंग 50 साल के लोएस्ट पर है। जीएसटी कलेक्शन, क्योंकि टैक्स की मार है, वो हाईएस्ट है। पर कैपिटा इनकम का अभी पता नहीं है, मैंने डिस्पैरिटी आपको बताई। तो इकोनॉमी के जो माइक्रो मैक्रो इंडिकेटर्स हैं वो ये बताते हैं कि 5 साल में इस सरकार ने भाषण के अलावा कुछ नहीं किया और केवल जिस तरह से
अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठाया है, हमारी आने वाली पीढ़ियां भुगतेंगी। एक मिनट अंशुमन सर, आपका टेक उस पर। एक बात महत्वपूर्ण जो आलोक जी ने उठाई, पहली चीज तो ये पर कैपिटा इनकम सर्वे नहीं, हाउस होल्ड परिवारों के इनकम का सर्वे। इसे और थोड़ा भीतर कमा देखें कि अगर एक परिवार में कमाने वाले 1.8 लोग हैं, औसतन 2 लोग हैं, तो प्रति व्यक्ति कमाई महीने की 12 से 12,500 रुपए। तो अभी भी वो जो 400 रुपए की दिहाड़ी वाला ट्रैप है ना भारत में, वो कहीं ना कहीं मौजूद है अधिकांश परिवारों में, 400 से 700 से 500 रुपए की दिहाड़ी वाला। ये एक महत्वपूर्ण बात है कि उस लेवल से हम ऊपर नहीं निकले हैं। जी आलोक जी, एक तरफ हमारा ये सर्वे और दूसरी तरफ वो आईएमएफ की रिपोर्ट जिसने कहा है कि भारत का डेट बढ़ रहा है और भारत की सरकार ने उसको डिनाई किया। क्या आप इन दोनों में कोई सिमिलैरिटी देखते हैं? आलोक पुराणिक सर। जी बिल्कुल। वो भी रिपोर्ट ज़ेरे डिबेट चल रही है। उसमें दरअसल ये है कि एक आंकड़ा जो आईएमएफ ने दिया है उसमें चिंता जैसी जाहिर की गई है। उसका सरकार का जवाब है कि चिंता की कोई बात नहीं है। वो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों तरीके से मेरे एनालिसिस में कि वो आईएमएफ की चेतावनी जो है उसको गंभीरता से लिया जाना चाहिए। और ये जो सरकार की तरफ से दिया गया स्पष्टीकरण है कि क्योंकि कोविड की वजह से तमाम फिस्कल स्टेप्स लिए गए थे, इस वजह से वो सारा कर्ज का बढ़ता हुआ सिलसिला है। तो मुझे लगता है कि कोविड का बहाना अब 2 साल ऑलरेडी जा चुके हैं, तो आईएमएफ की चेतावनी को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और इसको सरकार को देखना चाहिए किस तरह से हम सोर्सेज बढ़ाने का, रिसोर्सेज बढ़ाने सर, इस सर्वे को अगर मैं उससे कोरिलेट करूं तो योर टेक सर, इस सर्वे पे आप क्या कहेंगे? हाँ सर, इस सर्वे को मैं पहली बात तो अंशुमान जी की टीम को बधाई दूंगा, बड़ा शानदार सर्वे है। और इस सर्वे से जो मैंने चीज़ें निकाली खास तौर पे कुछ चिंताजनक हैं और कुछ पे काम करना बाकी है। जैसे कि अभी ही जो आपको बताया गया उसमें अब बिहार सबसे पीछे आता है और कर्नाटक सबसे ऊपर आता है। हाल के दौर में इलेक्शन रिजल्ट्स में एक पॉलिटिकल डिबेट शुरू हुई कि नॉर्थ वर्सेस साउथ। मुझे लगता है कि उस डिबेट को आर्थिक आधार, डेटा का आधार आपका सर्वे देता है कि जितनी प्रॉस्पेरिटी है वो या तो साउथ में जा रही है या वेस्ट में जा रही है, नॉर्थ में वो बात नहीं बन रही। दूसरा, मैं म्यूचुअल फंड का स्टूडेंट हूं, मैं देख ही रहा था कि म्यूचुअल फंड का सारा की सारा इन्वेस्टमेंट साउथ या वेस्ट। सर आप बस अपने थॉट को यहां होल्ड करके रखें। ओके, मैं अब आपको वो बताना चाहता हूं। सोलंकी साहब, मैं आपके पास भी आ रहा हूं। अब यही जो अभी अभी आलोक सर जो आपको बता रहे थे कि म्यूचुअल फंड में वो पूरा स्पिल ओवर नहीं करना चाहता हूं। अंशुमन जी की टीम ने और अंशुमन जी ने उसमें बहुत डिटेल सर्वे किया है और आप सब जरूर देखिएगा सर, क्योंकि